ओके, गुड मॉर्निंग। आइए हम आज अपनी शीट के सॉल्यूशंस करते हैं। तो ये नीट वाले बच्चों के लिए बेसिक मैथमेटिकल टूल्स की शीट है और एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस यहाँ पर आज करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, एज थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। देखिए साइन थीटा की जो वैल्यू होती है हमें मालूम होना चाहिए। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0, 30, 45, 60 और 90 पे। तो हमें मालूम है साइन जो होता है वो 0, 1/2, 1/√2, ठीक है, √3/2 और 1। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है साइन थीटा भी इंक्रीज होता जा रहा है ना। तो इसका आंसर है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट हमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू √2/√3 है और थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो साइन थीटा हमें दे रखा है, यानी कि परपेंडिकुलर हमें दे रखा है √2, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज दे रखा है √3। परपेंडिकुलर दे रखा है √2 और इससे हम बेस निकाल सकते हैं। तो आइए बेस क्या निकाल सकते हैं हम? √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो बेस आ गया हमारा 1। तो tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो हो गया √2 और बेस हो गया 1, तो इसकी वैल्यू जाएगी हमारी √2, है ना। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फाइंड थीटा फॉर विच साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर इक्वल, और हमें थीटा की वैल्यू दे रखी थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर थीटा जो होता है वो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में होता है। यहाँ पर जो थीटा होता है वो 90 से 180 के बीच में होता है। और यहाँ पर जो थीटा होता है वो 180 से 270 के बीच में होता है। तो थीटा जो हमें दे रखा है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ भी लाई कर सकता है। और यहाँ पर हमारा जो थीटा होता है वो 270 से 360 के बीच में होता है। और हमें मालूम है, देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर कब हो सकते हैं? साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर कब हो सकते हैं? पहली बात तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि तो 180 से कम है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन भी वैसे भी नहीं आएगा, ये भी 180 से कम है। हमारे पास ये दोनों ऑप्शन रहते हैं, इनको चेक कर लेते हैं, है ना। ये दोनों ऑप्शन रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें मालूम है tan पॉजिटिव होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो हम सबसे पहले चाहें तो 225 डिग्री की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। साइन 225, दिस विल साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, और साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा होता है। क्यों माइनस का होता है? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट लाइक करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इसी तरह अगर cos 225 की वैल्यू निकालते हैं तो वो भी माइनस cos थीटा आ जाएगी। तो ये देखिए आप वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब है कि 225 डिग्री इज द आंसर। 315 को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, ये भी अगला क्वेश्चन है। अच्छा, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा 1 प्लस। देखिए अगर इसकी वैल्यू 3 है ना, तो हम मालूम है कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 1 हो सकती है, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू 3 है तो इसका मतलब है कि इसकी थीटा 1 भी π/2 है, थीटा 2 भी π/2 है, थीटा 3 भी π/2 है। और इसका मतलब है cos π/2 और cos π/2, cos π/2 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो दिस इज 0 प्लस 0 प्लस 0, दिस इज 0, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। फिफ्थ, tan 2a प्लस बी इक्वल टू √3 दे रखा है, cot 3a माइनस बी इक्वल टू √3 दे रखा है, फाइंड a एंड b निकालना है, ठीक है। तो देखिए tan 2a प्लस बी इक्वल टू √3, और इसी तरह से बोल सकते हैं cot 3a माइनस बी इक्वल टू बी √3। हमें मालूम है tan 30 की जो वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√3, और tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। तो मैं tan 2a प्लस बी, यहाँ पर 10 है और √3 की जगह लिख सकता हूँ मैं tan 60, और इसी तरह से cot 3a माइनस बी, और यहाँ पर जो √3 है उसकी जगह लिख सकता हूँ मैं cot 30, ठीक है। और यहाँ से देखिए दोनों तरफ से 10 निकाल देंगे तो 2a प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। यहाँ से भी निकाल देंगे तो 3a माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। आइए इन दोनों को 3a माइनस बी 30 डिग्री, ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 5a इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, a इक्वल टू 18 डिग्री हो गया। और a अगर इक्वल टू 18 डिग्री हो गया, आप इस इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में इस इक्वेशन में निकल लेते हैं। तो दिस इज 54 माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, सो बी इक्वल टू बोल सकता हूँ 24 डिग्री। तो a इक्वल टू 18 डिग्री और b इक्वल टू 24 डिग्री, ठीक है। फर्स्ट आंसर हमारा इसका आराम से हो जाएगा, ठीक है।
ओके, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 75 डिग्री। देखिए कैसे करेंगे इसमें, हमें इनकी वैल्यूज तो पता होती है ना, इनकी वैल्यूज पता होती है, लेकिन इनकी वैल्यूज हमें पता नहीं होती। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज होगी, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ना, इसको भी हम यूज कर। अच्छा, ये एक और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, शायद इस आइडेंटिटी का तो बहुत ज़्यादा यूज नहीं होगा, ये वाली आइडेंटिटी ज़्यादा यूज होगी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अगर आपको ये आइडेंटिटी के बारे में ज़्यादा स्टडी करनी तो आप मेरा बेसिक मैथमेटिकल टूल का वीडियो देख सकते हैं। तो आइए, जैसे साइन 15 डिग्री है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 75 डिग्री, है ना, 15 को 90 माइनस 75 लिख सकता हूँ। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस। तो यानी कि साइन 15 की वैल्यू वही हो जाएगी जो कॉस 15 की है। क्या ये समझ में आया? ठीक है, हालांकि ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, मुझे दिख रही है। तो देखिए साइन स्क्वायर 15 डिग्री है, तो देखिए साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 15 को लिख सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर 75, बिल्कुल, है ना, आराम से लिख सकता हूँ, है ना। बाकी की तो मुझे वैल्यू मालूम ही है, तो दिमाग नहीं लगाना। साइन स्क्वायर 1/30, 1/30 की वैल्यू, साइन 130 की वैल्यू होती है 1/2 साइन स्क्वायर 1/30, ये हो जाता है 1/√2, जिसकी वैल्यू जाएगी 1/2। साइन स्क्वायर 60 √3/2, तो इसका √3/2 का जाएगा 3/4। बाकी वैल्यूज तो मुझे मालूम ही है, प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर 75 डिग्री। तो हमारी ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, साइन स्क्वायर 75 प्लस कॉस स्क्वायर 75 1 हो गया। सो दिस इज 1 प्लस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 3/4। सो 3/4 प्लस 1/4, ये तो हो गया 1, और 1 प्लस 1 2, और 2 प्लस 1/2, दिस इज 5/2। इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए, इसमें भी एक आइडेंटिटी यूज हो रही है ना, साइन 45 प्लस थीटा कॉस, फिर ये हो रहा है, हमें मालूम होना चाहिए एक फॉर्म आइडेंटिटी होती है, साइन ए माइनस बी होती है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर ए की जगह लिख सकते हैं आप 45 प्लस थीटा, और बी की जगह लिख सकते हैं आप 15 डिग्री प्लस थीटा। तो ये आपको एक्सपांडेड फॉर्म दे रहे कि इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, साइन ए माइनस बी। आइए वैल्यू पुट करते हैं, साइन ए की वैल्यू हो जाएगी 45 प्लस थीटा माइनस 15 प्लस थीटा, है ना। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन 30 विच इज 1/2। तो ये भी एक आसान सवाल था। ओके, द ग्रेटेस्ट वैल्यू वाले फंक्शन, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगी। तो देखिए, अगर कोई ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा कोई सॉरी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अगर कोई फंक्शन होता है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो √a² प्लस b² होती है, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -√a² प्लस b² होती है। ठीक है, ये हम याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो है साइन साइन थीटा माइनस 24 कॉस थीटा। तो a की वैल्यू हो जाएगी 7 और b की वैल्यू हो जाएगी -24, है ना। और इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, हमने पढ़ा है √a² प्लस b², यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये ट्रिपलेट बनता है, पता होना चाहिए। 49 प्लस 576 विच इज 625 विच इज 25, है ना। 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट बनता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो 25 हो जाएगी। ओके, इस तरह के सवालों में भी कैसे हम यूज करेंगे, देखिए, लेंथ ऑफ ए हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ इट्स बेस बाय 2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हाइपोटेन्यूज ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल एक्सीड, इसकी जो लेंथ ऑफ ए हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ इट्स बेस। तो अगर बेस बाय 2 सेंटीमीटर एक्सीड्स द ट्वाइस द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, ओके, बाय 1 सेंटीमीटर। तो देखिए, ये हमें बोल रहा है कि जो हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, और ये एल्टीट्यूड है, इसको हम बोल देते हैं परपेंडिकुलर, और ये बेस है ना, ये आपका 90 डिग्री है। तो आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो बेस से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है। हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है। वेरी गुड, हाइपोटेन्यूज बेस प्लस 2 एंड एक्सीड्स ट्वाइस द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड बाय 1 सेंटीमीटर। और
हाइपोटेन्यूज साथ में जो परपेंडिकुलर है उसके डबल से भी एक ज्यादा है, यानी 2p+1, है ना। इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऑप्शन देख लीजिए, दिमाग नहीं लगाना आपको। देखिए ऑप्शन देखिए, आप देखिए ये सबसे बड़ी साइड जो होती है हाइपोटेन्यूज साइड होती है, कोई सा भी चेक कर लीजिए, आप इस वाले को चेक कर लेते हैं। लेट्स से हाइपोटेन्यूज 25 है, क्या ये बेस से 2 ज्यादा है? क्या ये बेस, आप किसी को भी बेस मान लीजिए, क्या बेस से 2 ज्यादा है? 24+2 करूंगा नहीं आएगा, 7+2 करूंगा तो ये ऑप्शन खत्म, ठीक है। और अच्छा इसमें देखिए, हाँ इसमें 8+2 करूंगा तो 10 आ रहा है, लेकिन दूसरी चीज मिलाइए, एक्सीड्स ट्वाइस द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। अगर ये मैंने बेस ले लिया तो ये एल्टीट्यूड हो गया, इसका डबल करूंगा तो 12+1 13 आना चाहिए, तो वो भी नहीं आ रहा, ये भी छोड़ दीजिए। रिवर्स अप्रोच लगाइए, इसमें ट्राई कीजिए, 15+2 17 आ रहा है, और 8 × 2+1 भी 17 आ रहा है, करेक्ट ऑप्शन। जबरदस्त में इक्वेशन बनाने की कोशिश मत कीजिए, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेकिंग द इक्वेशंस। ऑप्शन से काम चल रहा है तो ऑप्शन से काम कीजिए। आइए अब हम कैलकुलस के कुछ सवाल करते हैं। तो एक्स, भाई आइडिया ये था कि आप जब इंडिविजुअल क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं, आप गूगल पे कहीं सर्च कर रहे होते हैं, आप अपने जो कोचिंग स्टूडेंट्स की ऐप पे कहीं सर्च कर रहे होते हैं, आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिलता है। यहाँ पर हम आपको एक ही वीडियो में पूरे के पूरे 30 से 35 क्वेश्चन के सॉल्यूशन एक साथ दे देंगे, ताकि आपको इधर उधर चढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये आराम से वीडियो सॉल्यूशन लेके बैठिए, है ना, और अपनी शीट को सॉल्व कीजिए कॉन्फिडेंटली। अगर आप कहीं भी स्टकअप होते हैं तो इन सॉल्यूशन को देखिए, ठीक है। तो x = a t⁴ y = b t⁵, तो फाइंड dy/dx, हमें dy/dx निकालना है। देखिए x t की फॉर्म का फंक्शन है, तो सबसे पहले तो हम dx/dt निकालेंगे, तो dx/dt हो जाएगा 4at³। याद होना चाहिए x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n-1, है ना, ये फंक्शन याद होना चाहिए। अच्छा इसी तरह से हम निकालेंगे dy/dt, पेन यही ठीक था मेरे ख्याल से, है ना, यही ठीक था। इसी तरह से हम dy/dt निकालेंगे तो हो जाएगा 3bt²। इज दिस क्लियर? ये तो हो गया dx/dt, ये हो गया dy/dt। लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है dy/dx, हमसे dy/dx पूछा है, तो पहले dy/dx निकालते हैं, ठीक है। सो देखिए dy/dt अपॉन dx/dt, इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं dy/dx, है ना। तो ये हो जाएगा 3bt² अपॉन 4at³, t² से ये कट गया, तो दिस इज 3b अपॉन 4at, 3b अपॉन 4at, ये ऑप्शन आपको दिखता है। दिस इज हाउ वी कैन डू इट। नेक्स्ट, a metallic disk is being heated, its area at any time t is given by this। तो इसका हीट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका जो एरिया है वो टाइम का फंक्शन है, एरिया कांस्टेंट नहीं है, यानी कि एरिया भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया एट t = 3 सेकेंड, यानी कि हमें dA/dt निकालना है, एक t = 3 सेकेंड पर निकालना है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dA/dt कर दीजिए इसको, तो दिस इज 10t + 4 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए dA/dt, और t = 3 सेकेंड पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 34 मीटर² पर सेकेंड। 34 मीटर², एरिया की यूनिट मीटर² होती है, टाइम क्या ना, और टाइम की यूनिट सेकेंड होती है, तो दिस इज 34 मीटर² पर सेकेंड। The side of a square is increasing at the rate of 0.1 centimeter per second, the rate of increase of parameter with respect to time। The side of a square, यानी कि एक स्क्वायर है, उसकी साइड है a, ठीक है, और हमें दे रखा है कि dA/dt दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है, ठीक है। हमसे पूछा है उसका पैरामीटर क्या होता है? 4a। किसी भी स्क्वायर की अगर साइड है तो उसका पैरामीटर क्या हो जाएगा? 4 है। अब हमें पैरामीटर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज निकालना है, तो दिस इज 4 dA/dt, ठीक है। तो 4 × 0.41 विच इज 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हम क्वेश्चंस की, ठीक है। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ओके, 3y = x + y, विच कोऑर्डिनेट चेंजेस एट अ फास्टर रेट। तो ये समझने की बात है कि कौन सा कोऑर्डिनेट जल्दी चेंज हो रहा है। सो देखिए ये जो लाइन है ये क्या है? 3y = x + y। आइए ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, कुछ पॉइंट ले लेते हैं। देखिए अगर x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो दिस विल बिकम 5/3, और अगर x की वैल्यू 1 रखता हूँ, अगर x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो दिस विल बिकम 5/3, और अगर x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो दिस विल बिकम 2, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। अब अपन देखते हैं, जब 0 से 1 रखा तो डेल्टा x में कितना चेंज हुआ? 1। लेकिन जब 0 से y में कितना चेंज हुआ? देखिए यहां से यहां तक x में कितना चेंज हुआ? 1। y में कितना चेंज हुआ? 2 - 5/3 विच इज
6 माइनस 5/3 विच इज 1/3। आप बताइए यहाँ पर डेल्टा एक्स 1 का चेंज हो रहा है, यहाँ पर डेल्टा वाई 1/3 का चेंज आ रहा है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट है जो आपका फास्ट चेंज हो रहा है? ऑब्वियसली एक्स कोऑर्डिनेट है जो आपका फास्ट चेंज हो रहा है। अच्छा सवाल है। द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज शोन इन द फिगर। देखिए स्लोप का मतलब होता क्या है? स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, ठीक है। और tan थीटा कैसे निकालते हैं? आपको 3 पॉइंट्स पे निकालना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ग्राफ को, ठीक है, ज्यादा अच्छा होगा। तो दिस इज योर, सॉरी, तो ये हमारा ग्राफ है। हमें ये 0.1, 0.2 और 0.3 पे निकालना है इसका स्लोप ज़्यादा होगा। तो आपको क्या करना होता है? बेसिकली आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। आइए इस पे अपन ने टेंजेंट ड्रॉ करी, इस पे अपन ने टेंजेंट ड्रॉ करी, इस पे अपन ने टेंजेंट ड्रॉ करी। अब आप देखिए कौन सा एंगल ज़्यादा है। ऑब्वियसली ये एंगल सबसे ज़्यादा है, ये θ1 मान लीजिए, ये θ2 मान लीजिए और ये θ3 मान लीजिए। कैन आई से θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3? बोल सकता हूँ। और m इक्वल टू, इसका मतलब होगा tan θ1 विल बी ग्रेटर देन tan θ2 विल बी ग्रेटर देन tan θ3, और m होता ही tan थीटा है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि m1 इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन m3, है ना। स्लोप बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए बच्चों। अगर आपको स्लोप में दिक्कत आ रही तो आप अगेन मेरा मैथमेटिकल टूल का जो वीडियो है वो जरूर देखें, जहाँ पे मैंने स्लोप को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप क्या होगा? ये ग्राफ दे रखा है, मैं बता रहा है, हमें यहाँ पर साफ दिख रहा है, हमें कुछ ज़्यादा फिजिक्स मैथ्स नहीं चाहिए। ये स्लोप डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर आके स्लोप 0 हो रहा है और फिर उसके बाद इंक्रीज हो रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात कर रहा है ये। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप, तो देखिए यहाँ पर स्लोप तो ज़्यादा है, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल बहुत ज़्यादा है, फिर यहाँ करेंगे तो एंगल कम है, यहाँ पर 0 एंगल है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर। तो आपको दिख रहा है कि फर्स्ट डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद स्लोप इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन रिप्रेजेंट्स, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको समझने के लिए हम एक बार ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। कि मान लीजिए कोई फंक्शन है इस तरह से, ठीक है। तो हमें मालूम पड़ता है y और x में कोई फंक्शन है, हमें मालूम पड़ता है कि दीज आर द पीक पॉइंट्स, है ना। ये मिनिमा हो जाएगा, ये मैक्सिमा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? मिनिमा, और ये हो जाएगा मैक्सिमा। तो जब अपन को मिनिमा मैक्सिमा निकालना होता है तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो dy बाई dx को 0 पुट करते हैं, उससे आप मैक्सिमम मिनिमम के पॉइंट निकाल लेते हैं। फिर आप क्या करते हैं? डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, और डबल डिफरेंशिएशन को चेक करते हैं। अगर डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होता है, आप बोलते हैं वो मिनिमा है। और डबल डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे अगर नेगेटिव होता है तो आप बोलते हैं मैक्सिमा है। देखिए इसको समझते हैं, हमें समझ में आ रहा है कि ये मिनिमा है, हमें समझ में आ रहा है ये मैक्सिमा है। देखिए यहां से यहां तक जो स्लोप चल रहा है, इससे पहले इस पॉइंट से जस्ट पहले जो स्लोप है, ये पॉइंट है लेट्स से ए, ये पॉइंट है बी, इस पॉइंट के जस्ट पहले का जो स्लोप है वो नेगेटिव है, इस पॉइंट के जस्ट बाद का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। तो जो स्लोप में जो चेंज हो रहा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि रेट ऑफ, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताता है, वो हमें क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब टेंजेंट का जो स्लोप का रेट है ना, वो बताता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो डबल डिफरेंशिएशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो वो मिनिमा होगा। अब यहीं पर आप देखिए इस पॉइंट के जस्ट पहले स्लोप का, टेंजेंट का इस पॉइंट पे जो पहले देखिए आप, यहाँ पर जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा और इसके बाद में जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। तो स्लोप पहले पॉजिटिव था, बाद में नेगेटिव हुआ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होगी? ओवरऑल नेगेटिव होगी। तो तभी तो आप देखिए मैक्सिमम के केस में जो डबल डिफरेंशिएशन होता है वो नेगेटिव आता है। तो इसका सही आंसर हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। बहुत अच्छा सवाल है। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकाल लेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हमें मालूम है v इक्वल टू होता है dx बाई dt, और आपने डरा इसको 12t प्लस 3 आ गया, 12t प्लस 3 आ गया, और t इक्वल टू 2 सेकेंड डाल दीजिए इसमें। सो दिस इज 24 प्लस 3 विच इज 27 मीटर पर सेकेंड, है ना। v दे रखा है, मैं एक्सेलरेशन पूछा है, v दे रखा है और एक्सेलरेशन पूछा है। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, और एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv बाई dt, तो ये हो जाएगा 2t प्लस 5, और 1 सेकेंड पे पूछा है तो 2 प्लस 5 विच इज 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आप देखिए हमसे ये एक इंटीग्रेशन की टर्म दी हुई है और उसके बाद में हमसे डिफरेंशिएशन पूछा है। तो पहले तो अपन इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं। 1 2 2 3 2 क्यूब प्लस 5t प्लस 7,
ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, पहले हमसे इंटीग्रेशन पूछा है। देखिए कुछ भी करें इसका कोई ना कोई इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, और इंटीग्रेशन के बाद अपन वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू पुट करने के बाद कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म मिलेगी हमें, कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म मिलेगी, एल्जेब्रिक टर्म नहीं मिलेगी, टी की वैल्यू फॉर्म में नहीं मिलेगी, हमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म मिलेगी। और अगर कोई कांस्टेंट टर्म है, हमें मालूम है कि कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा जीरो होता है। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बच्चे गलती करते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएशन सीधा जीरो होगा। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, कैलकुलेट द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड। याद रखना अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो तो वेलोसिटी निकालने के लिए होता है ds बाई dt, और वेलोसिटी दे रखी तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए होता है dv बाई dt। लेकिन जब हम इसका उल्टा करते हैं, यानी कि हमें एक्सेलरेशन दे रखा है 2t + 5 और इससे हमें वेलोसिटी निकालनी तो इंटीग्रेशन करना होता है। कैसे करना होता है? एक्सेलरेशन टू 2t + 5, एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएगा dv बाई dt इक्वल टू 2t + 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, dt को एक तरफ ले लेंगे, दिस इज 2t + 5 dt, है ना, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। अब इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी जीरो, तो फाइनल वेलोसिटी dv हो जाएगा, चेंज इन द वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो v - 0 हो गया। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, लिमिट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से लेके 5 तक, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो t = 0 से लेके 5 तक लिमिट करें। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 0, है ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज t² + 5t हो जाएगा, है ना, 2t, है ना, तो 2 तो कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2, 2 से 2 कट गया, और 5 कांस्टेंट है तो उसके साथ में t लग जाएगा, और ये हो जाएगा 0 to 5, है ना। एक और बार सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 25 + 25 50, है ना। ये वैल्यू कैसे डालनी है अगर आपको इसको समझना है तो आप मेरा अगेन डेफिनेट इंटीग्रेशन का वीडियो देखिए। एक बार ऊपर वाली वैल्यू डालेंगे, फिर माइनस लगा के नीचे वाली वैल्यू डालेंगे, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू 0 है तो वो तो 0 हो जाएगी, तो 5 डालेंगे 5 का स्क्वायर, यहाँ भी 5 डालेंगे, 5 × 5 25, तो 25 + 25 50 हो जाएगा। कैलकुलेट द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व, है ना, हमसे एरिया पूछा है। देखिए एरिया का मतलब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, कहाँ से कहाँ तक पूछा है, ये वाला एरिया पूछा है, x = 2 से लेकर x = 3 के बीच में, तो हम कोई बात नहीं, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, यहाँ 2 से लेकर x² को इंटीग्रेट कर देंगे, x² dx, तो दिस बिकम x³ 2 2 3, ठीक है, 1/3 बाहर ले लिया, सो दिस इज 1/3 बाहर ले लिया, दिस इज 27 - 8, तो विच इज 19/8, 19 x³ x² का इंटीग्रेशन करना है तो x³ 1/3 बाहर ले लिया, तो पहले 3 डाला तो 27, फिर 9 डाला तो 19/3, 27 x³ 1/3 बाहर आ गया। तो आई थिंक देयर सीम्स टू बी सम करेक्शन, x³ 3 का क्यूब तो 27 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो दिस इज 19/8, ये 19/8 ही आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं कि मॉड्यूल में इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन दिया हुआ है, देयर कुड बी सम मिस्टेक इन टाइपिंग, क्वेश्चन नंबर 21 है, बिटवीन x² है, x³ 1/3 बाहर आ गया, 3 का क्यूब 27, आई डोंट नो क्या गड़बड़ हो रहा है, ओके, मैं पता नहीं क्यों गलती कर रहा हूँ, ये तो 3 तो है, अगर ये 3 है तो 27 - 8 19/3 तो आएगा, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड, ठीक है, कोई बात नहीं। सो दिस इज द ऑप्शन, है ना, देयर इज नो मिस्टेक, 27 - 8 तो 19 ही होता है, बाहर 3 है तो 19/3, अननेसरी में 8 पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आ गया था। आइए नेक्स्ट, बहुत अच्छा सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ x, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि सर ये मॉड 1 - x होता क्या है, ये क्या चीज़ होती है, भला क्या है, ये 1 - x कर दिया, उसके दोनों तरफ डंडे खींच दिए, है ना। देखिए मैं अभी मॉड वाली कैलकुलेशन ज़्यादा जाऊंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ कि जब भी इंटीग्रेशन का सवाल आता है, लिमिट लगा देते हैं, इसका मतलब है कि वैल्यू निकाल लें। आप वैल्यू निकालना सीखते हैं अपन, है ना, हम इस ग्राफ को प्लॉट करना सीखते हैं, सबसे सिंपल तरीका है। कुछ लोग मोड को डिकोड करते हैं, मुझे लगता है कि नीट वाले बच्चों के लिए जरूरी नहीं मोड को डिकोड करना, आप इसको समझिए प्लॉट कैसे करते हैं, ठीक है। हमें ये सिर्फ मालूम होना चाहिए मोड ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर कुछ भी डालो हमेशा बाहर पॉजिटिव आता है। तो मैं ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, एक्स और वाई। अगर मैं x = 0 डालता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। और अगर x = 1 डालता हूँ तो 1 - 1 y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। मुझे कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है, तो 4 डाल दिया, 4 डालूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 - 4 -3, और -3 का मोड क्या हो जाएगा, +3। ये मेरे 3 पॉइंट्स आके मैं इसको ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। सो दिस इज 1 2 3,
दिस इज 1 2 3 4, है ना, ये मेरा हो गया। अब 0 पे 1, पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया 1 पे 0, ये हो गया, और जो मेरा तीसरा पॉइंट होगा वो ये वाला पॉइंट होगा 4 पे 3। क्या ये समझ में आया? और अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूं तो मेरा ग्राफ ऐसा आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल। और भी इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, लेकिन मुझे मतलब नहीं, मुझे तो कहाँ से कहाँ तक चाहिए लिमिट, 0 से 4 तक, मुझे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का मतलब है। इसका एरिया निकाल दो, इसका एरिया निकाल दो, इसका एरिया निकाल दो, खत्म। इसका एरिया निकाल दो, ये क्या है 1, और ये कितना है 3, ये कितना है 1, ये कितना है 4। आओ पहले इस पार्ट का एरिया निकालते हैं, तो 1/2 इंटू 1 इंटू 1, बेस इंटू हाइट। इसी तरह इस पार्ट का एरिया निकालते हैं, 1/2, इसका बेस कितना हो गया 3, इसकी हाइट कितनी होगी 3, तो दिस इज 1/2 प्लस 9/2 विच इज 5। ठीक है, आप तो मत जाइए 1 माइनस एक्स क्या होता है, दुनिया भर के लोग समझाएंगे आपको। मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू होती है एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0, माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। मैं उन सब चीज़ों में नहीं जा रहा, कोई जरूरत नहीं है, हमें नीट वाले बच्चे हैं, हमें तो सिर्फ सिंपल एरिया समझ में आना चाहिए। छोटा सा ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, ठीक है, और ग्राफ प्लॉट करने की आदत होनी चाहिए, बिकॉज हमें बहुत सारी जगह ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है। नेक्स्ट, द इक्वेशन, अब ज्योमेट्री का ग्राफ्स आ गए। द इक्वेशन ऑफ अ ग्राफ इज गिवन बाय दिस, द कर्व इंटरसेक्ट इज द वाई एक्सिस। तो हमें एक इक्वेशन दी हुई है x² - 3x + 2, ये इक्वेशन दी हुई है। हमसे पूछा है कि वाई एक्सिस को कहाँ कट करता है। देखिए कोई भी ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, अगर वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट 0 कर दीजिए यहाँ पर, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2, यानी कि 0,2 पे कट करता है। ओके, टू पार्टिकल्स आर मूविंग इन xy प्लेन, two particles are moving in an xy plane, their positions may vary with time t according to the relation, the distance between the particle। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहले तो जो a पार्टिकल है, ये आपका a पार्टिकल है और ये है b पार्टिकल। तो a पार्टिकल का t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 6। इसी तरह से a पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो जाएगा t, यानी कि ये भी हो जाएगा 2। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो x पार्टिकल की पोजीशन आ गई वो तो होगी, सॉरी 6 हो गया ना, तो 3,2, 3t है तो t की वैल्यू 2 डाली तो 6 हो गया, तो दिस इज 6,2। इसी तरह से y पार्टिकल है, y पार्टिकल है, ओहो गलत कर दिया मैंने, दोबारा देखते हैं, दोबारा देखते हैं। x पार्टिकल है, ये फंक्शन है t का और इसकी वैल्यू है 3t, और इसी तरह से पार्टिकल ए का जो y फंक्शन है, पार्टिकल ए था, पार्टिकल ए का जो y फंक्शन है वो है t। अच्छा ठीक है, बिल्कुल t इक्वल टू 2 डालिए, t इक्वल टू 2 डालिए तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, बिल्कुल सही है। यानी कि जो a पार्टिकल है वो मेरा 6,2 पे है। इसी तरह से b के लिए निकालिए, एक्स बी, ये t जो दे रखा है 6 दे रखा है, ओके, और वाई बी जो t दे रखा है वो दे रखा है 2 + 3t²। अच्छा ये तो 6 ही रहेगा, यहाँ पर t इक्वल टू 2 डाल लीजिए, 2 + 12 14। ठीक है, सो a पार्टिकल 6,2 पे, b पार्टिकल हो जाएगा 6,14 पे। हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें मालूम है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस अंडर y2 - y2 का स्क्वायर। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हमें साफ साफ दिख भी रहा है, ये पार्टिकल x कोऑर्डिनेट तो सेम है, जो डिस्टेंस y पार्टिकल के बीच में होगी वही इनके बीच में डिस्टेंस आएगी, तो 14 - 2 12 इज द आंसर। ठीक है, अच्छा सवाल है। डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, सेम चीजें हैं, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, एक a+ भी दे दिया और यहाँ पर a- भी दे दिया, तो याद रखना दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। तो डिस्टेंस जो हो जाएगी d वो हो जाएगी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब आप चाहो तो कैलकुलेशन से पता चाहो तो आप क्या करो, पहले आप, और सिंपल तरीका है, आप इस वाले केस में स्पेसिफिकली x1 - x2 का स्क्वायर कर लो, क्योंकि इधर प्लस है इधर माइनस है, आसानी हो जाएगी। y1 - y2 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर है। अब a + b, ये तो हो गया x1 माइनस a + b का स्क्वायर, फिर y1 b + c माइनस c + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या कट गया, ये कट गया, सो दिस इज 2b + b 2b का स्क्वायर 4b²। इस तरह c से c कट गया 2b 4b²।
तो दिस इज अंडर रूट 8b स्क्वायर विच इज 2 रूट 2b, विच इज 2 रूट 2b। ये इस तरह से कर सकते हैं। आइए, a dog is at 0.02,341 and cat is at 0.5,3, -8. The dog is free to move but cat is fixed. The minimum distance traveled by the dog to catch the cat. तो देखिए ये डॉग है, ये कैट है ना, ये आपके 0,3,4 पे है ना, प्लेन ये आपको 3D में दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स, और ये 5,3, -8 पे है, और डॉग ही कैट के पास आ सकता है, कैट तो चुपचाप फिक्स है। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो वो अब ये स्पेस में है तो x2 - x1 का स्क्वायर ना, सो दिस विल ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा z1, ये हो जाएगा x2, ये को हो जाएगा y2, ये हो जाएगा z2, और डिस्टेंस जो हो जाएगी वो जाएगी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। तो x2 - x1 का स्क्वायर 5 - 0 25, 3 - 3 0, अच्छा -8, -4 -12 मतलब 144, और ये हो जाएगा 13 मीटर की डिस्टेंस है। 25 + 144 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। A particular straight line passes through the origin and point whose abscissa is equal to the coordinate। देखिए abscissa क्या होता है, ओरिजिन से पास होती है, और एब्सिशा एक्सिस कोऑर्डिनेट के पास होगा, इसका मतलब हो गया कि y = x की होगी, यानी जितना x कोऑर्डिनेट होगा उतना ही y कोऑर्डिनेट होगा, तो y = x। ये मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो हमें पता होना चाहिए, y = x। द इक्वेशन ऑफ सच स्ट्रेट लाइन इज y = x। y = mod x - 1, तो इसका ग्राफ प्लॉट करना मैंने पहले भी सिखाया था, y = mod x - 1 है ना, तो इसका ग्राफ प्लॉट करना बहुत आसान है, ठीक है। आइए कैसे प्लॉट करते हैं, x और y, मोड के अंदर कोई भी चीज़ डालेंगे पॉजिटिव आएगी। सबसे पहले तो आप डालिए x = 0, तो क्या मिलेगा -1, नहीं +1, -1 तो अंदर आएगा, लेकिन मोड के अंदर है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अगर x = 1 डालेंगे तो y = क्या हो जाएगा 0, और मान लीजिए आप x = कुछ डालते हैं 3 डाल देते हैं, तो 3 - 1 2 जाएगा। तो आप यहाँ पर प्लॉट करने की कोशिश कीजिए। आइए प्लॉट करते हैं इसको। इसको प्लॉट करते हैं, ये तो हो गए मेरे x y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अगर 0 पे 1, तो पहला पॉइंट तो ये मिला, दूसरा पॉइंट मिला 1 पे 0, और तीसरा पॉइंट मिला x = 3 पे y = 2, x = 3 पे y पे 2, और इनको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ये लाइन मिल जाएगी। देखिए कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन आपकी मैच कर रही है ना, सो थर्ड ऑप्शन। हालांकि इस क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन होने। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन एक्स प्लेन वेरी विद द टाइम दिस, द लोकस ऑफ द पार्टिकल, तो लोकस ऑफ द पार्टिकल निकालना है, तो x = है a cos ω t और y = है a sin ω t। हम अगर x² + y² दोनों तरफ का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है x² + y² = a², और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर्किल की, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर्किल की, x² + a² = y², x² + y² = a², ये स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो हमने क्या किया, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो x² + y², इधर हो जाएगा a², इधर हो जाएगा x² = a² cos² ω t, और ये हो जाएगा y² = a² sin² ω t। दोनों को ऐड कर दिया, ये आइडेंटिटी लग गई, ये 1 हो जाती है, ठीक है। 30th क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिलेशन। तो अभी थोड़ा सा आपको जो पहली बार बच्चे पढ़ रहे हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। हमसे पूछा है कि हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो कौन सी क्वांटिटी में पैराबोला ग्राफ होगा। देखिए हमें पैराबोला के लिए चाहिए होता है y² = प्रोपोर्शनल टू x, ये पैराबोला का ग्राफ होता है, y² = प्रोपोर्शनल टू x होता है, यानी कि अगर ये y कोऑर्डिनेट है और ये x कोऑर्डिनेट है और मुझे रिलेशन ऐसा मिल जाता है तो मैं बोल देता हूँ ये पैराबोला है। अब इस रिलेशन में क्या हो जाएगा, देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, f² = 1/2 पाई, नहीं सॉरी, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो f² = 1/4 π² L/g। तो क्या मुझे एक रिलेशन मिल रहा है, f² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L में एक रिलेशन मिल रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि f और L के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करूंगा तो मुझे पैराबोला मिलेगा। तो f ऑन द ऑर्डिनेट √L नहीं, f ऑन द ऑर्डिनेट सॉरी g/L है, सॉरी ध्यान से मैंने गलत पढ़ लिया। ये देखिए ग्राफ जो है f = 1/2 पाई √g/L है, वेरी गुड। तो इसको मैं लिखूंगा तो f² हो जाएगा 1/4 π² g/L, वेरी गुड। और तो f² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L,
एफ स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/l। तो अब क्या होगा, आप इसको इससे कंपैरिजन कीजिए, वाई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स को आप कंपैरिजन कीजिए, एफ स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/l। तो वाई की जगह एफ आ गया, एक्स की जगह 1/l आ गया। सो एफ ऑन द ऑर्डिनेट, एफ ऑन वाई एक्सिस, 1/l ऑन द एब्सिशा, ये राइट आंसर है इसका। ठीक है, सम ऑफ द सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एस इनफाइनाइट इक्वल टू होता है a/1 - r। ठीक है, ए हो जाती है फर्स्ट टर्म, आर हो जाता है कॉमन रेशियो विच इज 1/3, और ये पुट कर दीजिए 1 - 1/3 विच इज 1/2/3 विच इज 3/2। ठीक है, और लास्ट सवाल है, एक बॉक्स रिप्रेजेंट की फंक्शन मशीन है, इनपुट दिया, उसने इनपुट को डबल किया और कुछ किया, फिर उसने स्क्वायर किया, हमसे निकाला फाइनल आउटपुट क्या होगा। देखिए पहले आपने इनपुट x दिया, तो यहाँ पर आपको आउटपुट क्या मिला, डबल द इनपुट एंड नेट 3, यानी कि 2x + 3 मिला। डबल द इनपुट, डबल किया और 3 ऐड किया। अब क्या किया, स्क्वायर ऑफ द इनपुट, स्क्वायर ऑफ द इनपुट मतलब 2x, जो भी इनपुट गया उसका स्क्वायर कर दीजिए, 2x + 3 का स्क्वायर। सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। सो दिस brings us to the part 1, और नेक्स्ट पार्ट में हम वेक्टर के सवाल लेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल।